वेलकम टू लर्न एंड ग्रो विद श्वेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को बहुत सारा थैंक यू, बहुत सारा धन्यवाद देना चाहती हूँ। जो आपका इतना सारा प्यार, इतना सारा सपोर्ट मेरी पिछली वीडियो का मिला, जिसका मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि हाँ मतलब आप लोगों ने मुझे इतना सराहा। आप लोगों के जो लाइक्स और कमेंट्स होते हैं दोस्तों, ये हमारे लिए मोटिवेशन होता है कि हम अच्छे से अच्छा काम कर सकें, हम अच्छे से अच्छा कंटेंट ला सकें। अपनी ओर से हर इंसान बहुत अच्छी, बहुत बेहतर कोशिश करता है, लेकिन जब अपने व्यूअर्स का, आप जैसे दोस्तों का जब साथ मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो हमें एक बहुत बूस्ट मिलता है कि भाई हम एक और अच्छा कंटेंट लेके आएंगे, और अच्छी वीडियो लेके आएंगे, और नॉलेजेबल वीडियो लेके आएंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी पिछली वीडियो को इतना सारा प्यार देने के लिए, इतना सराहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। और हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अपने चैनल के माध्यम से हम बिहार शिक्षक भर्ती बीपीएससी TRA 2 की तैयारी इसमें करवा रहे हैं, जिसमें कि हम इस समय हिंदी और GS GK के प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं। अभी हमारा जो सीरीज़ चल रहा है वो GS GK की प्रैक्टिस सीरीज़ का चल रहा है, जिसमें आप जानते हैं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आपके लिए जो है, इससे आपके मेरिट को इतना बूस्ट मिलेगा कि अगर ये प्रश्न आपने पढ़े, आपने तैयार किए और आपको एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी बात समझ आती होगी, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता होगा। आप जानते हैं कि आज के टाइम पे आपको पढ़ाने के लिए यूट्यूब पे तमाम बहुत सारे टीचर्स हैं, और कुछ बहुत अच्छे हैं जो बहुत अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो बहुत थोड़ा कंटेंट और टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट करते हैं। तो इसी वजह से मैं वन लाइनर फॉर्मेट में अपना कंटेंट लेकर के आती हूँ, क्योंकि आपके एग्जाम में ज़्यादा समय नहीं है। तो एक तरह से मान लीजिए कि लास्ट मोमेंट रिविजन है ये जो प्रैक्टिस सेट में लेकर के आती हूँ, कि लास्ट मोमेंट पे आप इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। वन लाइनर है, बहुत एकदम बिल्कुल इजी, एकदम नीट एंड क्लीन आपको लिखा हुआ एकदम साफ साफ मिलता है। आप चाहें तो आप इसको यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से ये सभी जो भी कुछ भी मैं यहाँ पर पढ़ाती हूँ, ये सभी कंटेंट आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाता है, जिसके लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलती है। तो आप वहाँ से चाहे मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, और उसके बाद चाहें तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ें। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा है कि कोई भी चीज़ एक बार, दो बार, चार बार पढ़ने से नहीं याद होती, आप उसको मल्टीपल टाइम्स आपको रिविजन करना होता है। और मल्टीपल टाइम्स रिविजन करने के लिए यूट्यूब बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि आप अपना कोई भी काम कर रहे हैं, आप ये वीडियो चला दीजिए, तो वो भी क्या होता है कि वो बातें आपके कानों पर बार बार गिरती हैं। आपने एक बार एक डेटा याद किया, फिर उसके बाद वो डेटा आपने दो बार तीन बार पढ़ा, फिर भी आपको वो डेटा भूल जाता है, बार बार नहीं रिवाइज होता है, तो वो डेटा भूल जाता है। क्योंकि हम सब की याद करने की, हम सब की चीज़ों को लर्न करने की और साथ में अपने जहन में रखने की जो क्षमता होती है, सबकी अलग अलग होती है। किन्हीं किन्हीं लोगों को दो चार छः बार में याद हो जाता है, किन्हीं किन्हीं लोगों को 20-25 बार, 50 बार लग जाते हैं। तो ये कंटेंट आप सभी के लिए है। आप इसको कहीं पे भी चला दीजिए, आप वीडियो चला दी, वीडियो चल रही है, आपके कानों पे बार बार ये बातें आ रही हैं, तो वो आपको अपने आप याद हो जाएगा। अगर आप हाउस वाइफ हैं, आप अपना घर का काम कर रही हैं, तो आप आराम से अपना काम करिए और साथ में वीडियो चला दीजिए, और आप इसको सुनते रहिए, और आपको अपने आप देखिए, ये सुनते सुनते ही आपको याद हो जाएगा। आपको अलग से इसके लिए अलग बहुत समय देने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इसको बार बार सुनिए, मल्टीपल टाइम्स इसको रिवाइज करिए। तो चलिए, आज की एक बेहतरीन वीडियो, बेहतरीन कंटेंट के साथ में आई हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ में ज्योग्राफी के कंटेंट लेकर के आई हूँ, जिसमें आप लोगों ने भारत को तो पढ़ा ही है, इंडिया आपने पढ़ा है, लेकिन इंडिया से कुछ बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आपके सामने जो एग्जाम में आते हैं, भूगोल के प्रश्न हैं। आज देखिए दोस्तों, इन सब पे ये जो भी मैंने आज आपके लिए जो मैं कंटेंट लेकर के आई हूँ, ये वन लाइनर है, लेकिन मैं इस पर एक लेक्चर भी लूँगी। इस पर मैं एक लेक्चर लूँगी, जिसमें मैं आपको डायग्राम बना करके विधिवत समझाऊंगी कि हर एक चीज़ यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हुआ है, इसको जब मैं डिस्क्राइब करूँगी, जब मैं इसका लेक्चर लूँगी, डायग्राम बनाऊँगी, तो आपको सच में भूगोल पढ़ के मज़ा आ जाएगा। क्योंकि ज्योग्राफी बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, जानने का सब्जेक्ट है। आप अपने देश को जानते हैं, अपने प्रदेश को जानते हैं। तो चलिए, हम अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो सबसे पहला प्रश्न है कि भारतीय मानक समय क्या है। हमारा जो भारतीय मानक समय है, एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आते हैं, भारतीय मानक समय, जिसको आपको याद रखना है कि 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। इसको इसी तरह से याद कीजिएगा, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। अगर आपसे ये प्रश्न आता है, तो एग्जाम में ऑप्शन में यही करेंगे कि 82 रखेंगे, 82 रखेंगे, और साथ में 30 को 45 कर देंगे, या पूर्वी को पश्चिमी कर देंगे,
या उत्तरी कर देंगे, तो इसलिए ये शब्द, ये जो आपका इसका सीधे आंसर है कि 82 डिग्री और 30 मिनट का पूर्वी देशांतर आपका भारतीय मानक समय है। इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रामाणिक समय उस स्थान का स्थानीय मान है जो स्थित है। आप जानते हैं कि हमारा जो प्रामाणिक समय है ये आपका यूपी में जो है, यूपी में जो इलाहाबाद है, जिसको आप प्रयागराज के नाम से जानते हैं, प्रयागराज के समीप जो है, वहाँ पर आपका भारतीय प्रामाणिक समय का स्थानीय मान वहाँ से माना जाता है। और अगर आप ये जानते हैं कि इलाहाबाद में एग्जैक्टली कहाँ पर है, तो मैं चाहूँगी कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट लिख करके बताएं कि इलाहाबाद में एग्जैक्टली ये कहाँ पर है। आगे चलते हैं। अपना तीसरा प्रश्न है कि भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितनी दूर है। इसको समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि भारत का धुर का मतलब होता है कि जब हम भारत के मैप, जब भारत का नक्शा बनाते हैं हम, तो जो नीचे वाला पोर्शन आपका होता है और उसके बाद फिर भूमध्य, वो आपका हो गया, वहाँ से भूमध्य रेखा की जो बीच की दूरी है उसको पूछा जा रहा है। मतलब भारत के आपका निचले स्तर से भूमध्य रेखा के बीच की जो दूरी है उसको पूछा जा रहा है। इसीलिए प्रश्न आपका इसी तरह से आता है कि भारत का धुर दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है, जिसको मैंने डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। बाकी डिटेल में हम जो है कभी लेक्चर में लेंगे तो हम आपको इसको पूरा भारत का नक्शा बना करके हम आपको इस बात को समझाएंगे। अगला है कि भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है। स्थलीय सीमा मतलब भारत का जो आपका, क्योंकि आपको पता है कि भारत में जलीय सीमा भी है, कि मतलब भारत की जो बाउंड्री होती है वो जल से घिरी हुई है, स्थल से घिरी हुई है। तो यहाँ पे स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी जा रही है, 15,200 किलोमीटर इसका आंसर है। अगला चलते हैं। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई, मतलब भारत का, आप जानते हैं दिशा 4 दिशाएं होती हैं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। अगर आप पूरब पश्चिम की बात करते हैं और आप उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, तो यहाँ पर उत्तर दक्षिण की बात हो रही है, मतलब उत्तर से आपके मैप में उत्तर से स्टार्ट करते हैं और उसके बाद दक्षिण तक जाते हैं, मतलब मैप में एकदम बिल्कुल स्टार्टिंग उत्तर से यहाँ से स्टार्ट किया सीधे एक लाइन बन के आ रही है, उसके बारे में पूछा जा रहा है कि भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई क्या है। वो है 3,214 किलोमीटर। और इसी तरह से भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई, पूर्व से पश्चिम की लंबाई, साथ में ये भी पूछा जाता है कि पूर्व दिशा में कौन सा आपका स्थान है, कौन सा आपका राज्य है, क्या नाम है उस राज्य का। यहाँ पर सिर्फ लंबाई पूछी जा रही है, तो पूर्व से यानी कि गुजरात से शुरू करेंगे और इधर पश्चिम में यानी कि अरुणाचल प्रदेश तक आपका जहाँ तक जाता है, तो वहाँ तक पूर्व से पश्चिम की लंबाई आपकी है 2,933 किलोमीटर। आगे चलते हैं। भारत की तट रेखा की लंबाई क्या है। तो भारत की तट रेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला, भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल यानी कि भारत का जो क्षेत्रफल है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है। भारत के क्षेत्रफल की बात पूछी जा रही है, जो कि 2.4% है। पूरे विश्व का 2.4% ये भौगोलिक आंकड़ा है आपका। साथ में अगला प्रश्न है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी। यहाँ पर दो तरह के प्रश्न आते हैं, अलग अलग से पूछे जाते हैं। इसमें इस प्रश्न में हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ी दोनों, यहाँ पर पर्वत और पहाड़ी दोनों पूछे जा रहे हैं। इसका विस्तार है, इसका प्रतिशत है 29.3%। अगला चलते हैं। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है। मतलब पूरा जो आपका भारत है वहाँ पे कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार है, तो वो है 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक का ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर आपने पहले से इन प्रश्नों को पढ़ा है तो आपको रिवीजन हो जा रहा है, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपके लिए अगर पहली बार है तो इसको जरा सा 5 बार, 6 बार, 10 बार, 12 बार, जितना बार हो सके इस कंटेंट को बार बार रिवाइज करिएगा, क्योंकि ये डेटा है और डेटा तो याद करना पड़ता है। आपको एग्जाम में इसी फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप भूल भी जाते हैं और आपने इसको अच्छे से पढ़ा भी है तो भी एग्जाम में ऑप्शन देख करके आप टिक तो कर ही लेंगे। तो चलिए, यहाँ तक का आपका प्रश्न हुआ, हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार है। इससे पहले हमने पर्वत और पठार पढ़े, और यहाँ पर हमें सिर्फ बताना है कि पठार का विस्तार कितने प्रतिशत भूभाग पर है, जो कि 27.7% है। तो आप लोगों ने देखा कि यहाँ पे जो ये परसेंटेज का जो खेल है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ज़्यादा थोड़ा थोड़ा डिफरेंस पर आपके ये आंसर हैं जो है।
अगर आपको ये डेटा नहीं याद है तो आप एग्ज़ाम में गलती हो सकती है, तो हम तो यही चाहेंगे कि कोई गलती ना हो। तो कोई गलती ना हो तो इसके लिए डेटा ज़रूर याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं हम। अब आगे दोस्तों देखिए, मैंने एक डायग्राम बनाया है। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद हमने एक डायग्राम बनाया है जिसमें मैंने भारत का निचला स्तर बनाने की कोशिश की। डायग्राम बहुत अच्छा नहीं बना है, बस आप भाव समझिए। यहाँ पर भाव ये है कि आपका भारत का निचला स्तर दिखाया जा रहा है। निचला स्तर इसलिए यहाँ पे है क्योंकि भाई जलीय सीमा की यहाँ पर बात हो रही है, कि मतलब आप जानते हैं कि यहाँ से समुद्र शुरू होता है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहाँ से 3 प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। 3 प्रश्न बहुत ही, अभी जो मैं लेकर के आई हूँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसमें ये है कि आपका क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील की दूरी पर है। यानी कि यहाँ पर जो आप देख पा रहे हैं कि जो मैंने सबसे पहली लाइन खींची है वो है 12 नॉटिकल मील की। 12 मील मतलब 12 नॉटिकल मील, और एक नॉटिकल मील में 1852 किलोमीटर होते हैं, तो ये 12 नॉटिकल मील है। और आपका प्रश्न है कि आपका सीधे सीधे प्रश्न आता है कि प्रादेशिक जल सीमा की दूरी या प्रादेशिक जल सीमा की लंबाई, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि 12 नॉटिकल मील है। सीधे सीधे आपको याद रखना है। आपको 1 नॉटिकल मील में कितने किलोमीटर है ये नहीं पूछा जाता है, ये तो मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख रखा है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारत की संलग्न क्षेत्र यानी कि कॉन्टिग्यूअस जोन प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है। तो आप देख पा रहे हैं कि आपका प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील तक है, और संलग्न क्षेत्र, भारत का जो संलग्न क्षेत्र है वो प्रादेशिक जल सीमा के आगे आपका बनता है कि 24 नॉटिकल मील तक है। फिर आपका तीसरा और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि भारत की एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन संलग्न क्षेत्र के आगे कितने नॉटिकल मील की दूरी पर है। तो वो है 200 नॉटिकल मील की दूरी पर। अब आप यहाँ पे दोस्तों ये समझिएगा कि आपके 3 प्रश्न यहाँ पे जो सीधे सीधे आते हैं कि प्रादेशिक जल सीमा 12 नॉटिकल मील, संलग्न क्षेत्र की जल सीमा 24 नॉटिकल मील, और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन की जो जल सीमा है समुद्री मील से, वो है 200 नॉटिकल मील। यहाँ पर आप सिर्फ इस डेटा को याद करिएगा। होता ये है कि आपका इसमें कुछ अधिकारों की बात होती है कि मतलब आपका 12 नॉटिकल मील तक आपके क्या अधिकार हैं, 24 नॉटिकल मील तक आपके क्या अधिकार है। इसी वजह से ये आपकी समुद्री सीमाओं का निर्धारण किया गया है कि आप यहाँ पे क्या क्या आप काम कर सकते हैं, क्या काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे हम जब लेक्चर लेंगे, क्योंकि ये एक पूरा लेक्चर है अपने आप में, एक पूरी क्लास सिर्फ इसी बात पर है कि भारत की समुद्री सीमा को पढ़ने के लिए आपको एक, वो भी मुझे लगता है कि एक लेक्चर में कंप्लीट भी नहीं हो पाएगा। तो अभी सिर्फ इतना समझते हैं कि प्रादेशिक जल सीमा, संलग्न क्षेत्र की सीमा और एकांतिक आर्थिक क्षेत्र की सीमा क्या है, कितने नॉटिकल मील है। आगे चलते हैं। हमारा 15वां प्रश्न है कि भारत में कितने राज्य समुद्री तटरेखा पर स्थित है। इसका आपका जो सीधा सीधा आंसर बनता है वो है 9 राज्य। अगर आपको पता है कि वो 9 राज्य कौन से हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। यानी कि इस तरह से प्रश्न आता है कि कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है, और वो है गुजरात। आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक की बात समझ में आई होगी। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों, अब हमारा जो अगला प्रश्न है कि कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। भारत के ठीक बीचों बीच से आपकी अक्षांश रेखा गुजरती है, उसका नाम है कर्क रेखा। भारत की कर्क रेखा, यही आपकी रेखा जो है भारत के ठीक राज्य, और इस पर आपके कितने राज्य हैं, मतलब आप कर्क रेखा पर भारत के कितने राज्य ठीक कर्क रेखा पर स्थित हैं, तो उनकी संख्या है 8। और फिर से वही कहूंगी, अगर आपको पता है तो नाम बताइएगा, नहीं तो अगली किसी वीडियो में मैं इन सभी प्रश्नों को शामिल कर दूंगी। अगला चलते हैं। भारत का दक्षिणतम बिंदु किस नाम से जाना जाता है। भारत का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है उसे हम इंदिरा पॉइंट कहते हैं। इंदिरा पॉइंट के कुछ अन्य नाम भी हैं। एक है ला हिंग चिंग, दूसरा है इंदिरा पॉइंट, तीसरा है पार्सन पॉइंट, और अगला है पिग्मेलियन पॉइंट। यानी कि इंदिरा पॉइंट के जो प्रश्न है ऑप्शन में, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपने इंदिरा पॉइंट याद कर रखा है। अगर मान लीजिए ऑप्शन में ला हिंग चिंग आ गया तो क्या होगा, या पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट आ गया तो क्या होगा। तो इसलिए इसके लिए आपको ये सारे नाम पता होने चाहिए। अगला प्रश्न है, भूमध्य रेखा के निकटतम स्थान को किस नाम से जाना जाता है। वही क्वेश्चन है,
आंसर इसका सेम वही है, लेकिन इस तरह से घुमा घुमा करके प्रश्नों को पूछा जाता है। तो बस इसका आंसर भी इंदिरा पॉइंट है। भूमध्य रेखा आपकी जो है वो आप भूमध्य रेखा के निकटतम यानी कि भारत का जो बॉटम पॉइंट है, जो दक्षिणतम बिंदु है, उसको आप इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। भारत, अगला प्रश्न है कि भारत भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग, अभी तक आप दक्षिणी भाग के प्रश्नों को बार बार हल कर रहे थे, अब यहाँ पर उत्तरी भाग की बात हो रही है। दक्षिण भाग पे आपने इंदिरा पॉइंट पढ़ा था और उत्तरी भाग को आप इंदिरा कॉल कहते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, अगर दक्षिणतम भाग की बात होती है तो इंदिरा पॉइंट है, और अगर उत्तरी भाग की बात होती है तो इंदिरा कॉल है। अगला प्रश्न है, दीव एक द्वीप है, एक आपका उसका नाम है दीव जो है। बस आपसे इतना पूछा जाता है कि ये है कहाँ पे, तो आप वैसे तो आप जान लीजिए कि गुजरात के तट पे है। ऑप्शन में सिर्फ दीव आता है और आपको बस केवल गुजरात याद रखना है कि भाई दीव जो है वो गुजरात में है। अगला प्रश्न पर चलते हैं कि श्रीलंका को भारत से कौन सी जल संधि पृथक करती है। भारत और श्रीलंका के बीच में एक जल संधि पाई जाती है जो इन दोनों देशों को अलग करती है, उसका नाम है पाक जल संधि। कभी कभी इंसान कंफ्यूज हो जाता है कि पाक जल संधि का मतलब ऐसा तो नहीं कि भारत को पाकिस्तान से पृथक करती है, नहीं। इसी वजह से ये सब ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि अगर आपने पढ़ा है, आपको पता है, तब तो ठीक है, आपने भारत और श्रीलंका को पृथक करने वाली जल संधि पाक जल संधि पता है। अगर आपको नहीं पता है और आप अनुमान लगा रहे हैं, तुक्का मार रहे हैं, तो ज़्यादातर लोग ये होता है कि भाई भारत और पाकिस्तान का समझ करके पाक जल संधि कर देते हैं। तो यहाँ पे भारत और श्रीलंका है जो है उसको पाक जल संधि अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा, मतलब एक सीमा रेखा बनाई गई है जो भारत और चीन के बीच में है, उसका एक खास नाम है और वो है मैकमोहन सीमा रेखा। तो आप दोस्तों, अगर आप अध्ययन कर रहे हैं, आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप समझ पाते हैं, आप खुद डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि किस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण है और किस तरह के प्रश्नों का कलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूं, और आप लोगों ने जैसा मेरी पिछली वीडियो में अपना बहुत सारा प्यार बरसाया, जिससे मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये बात आप समझ पा रहे हैं कि ये आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए। क्योंकि मैं तो इसी उम्मीद से आपको ये कंटेंट प्रोवाइड कर रही, इसी उम्मीद से आपको ये पढ़ा रही हूँ कि आप अपना सिलेक्शन लें। और मैं तो ये कहना चाहूँगी कि आज के दिन ही अपने कमरे में लिख करके लगा दीजिएगा कि जो जिस भी जॉब का आप फॉर्म भरते हैं, उस जॉब को कॉल लेटर आपके घर पर आना चाहिए। और बस एक बहुत अपने अंदर एक जोश, एक जुनून, एक जीत की भाव के साथ में अपनी पढ़ाई करिएगा। अपनी पढ़ाई को स्लो या धीमा मत होने दीजिएगा। तमाम परिस्थितियां, तमाम सारी समस्याएं आपके सामने आती हैं, क्योंकि किसी की भी लाइफ स्मूथ नहीं होती है, लाइफ बहुत जिगजैग टाइप की होती है। तो इसलिए आपको बस इतना करना है कि आपको जैसे भी करके अपने आप को बूस्ट करना है। आप सुबह ठंड आ रही है, आपको उठने का मन नहीं कर रहा होगा, ब्लैंकेट खींच रहा होगा कि नहीं भाई ठंड लग रही है, नहीं पढ़ना है, सोना है, या फिर कुछ और मन कर रहा है, या फिर आप आजकल तो रील्स का ज़माना है, तो इंसान रील्स में कब खो जाता है पता नहीं चलता है। तो इन सभी चीज़ों को हटा दीजिए अपने आप को, सोशल मीडिया से पूरी तरह से अपने आप से दूर हो जाइए। अगर आप सोशल मीडिया पे जाते हैं, आप अगर वीडियोस देखते हैं, तो आप अपनी उन वीडियोस को देखिए जिनसे आपका भला हो, जिनसे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो। तो चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। बात अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बेल आइकन का बटन दबाते हैं, तो उससे आपको ये बेनिफिट मिलता है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाती है। और सभी कंटेंट को प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पड़ी हुई है। चलिए, मिलते हैं इसी तरह की एक बेहतरीन वीडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।